नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे शो में हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए। और आगे हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक्शन पैक रहने वाला है। आज का दिन भी काफ़ी सारे नतीजे हैं, खबरें हैं जिन पर कि आज फोकस रहेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों से और संकेत आज काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। पहले तो एशियाई बाजारों के बारे में आपको बताएं तो जापान और साउथ कोरिया के बाजार आज बंद रहेंगे, तो वहां से तो कुछ संकेत नहीं है। लेकिन अगर आप अन्य मार्केट्स पर नज़र डालें तो चीन के बाजार हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, करीब 1% ऊपर। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में हैं और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। करीब 110 अंकों की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। बाकी चीन में अभी तो कुछ देर बाद ट्रेड के आंकड़े भी आएंगे तो उस पर भी नजर आएगी। और अक्सर हम देखते हैं कि चीन से जब भी कोई आंकड़े आते हैं उसका असर हम मेटल शेयरों पर और मेटल कमोडिटी पर देखते हैं। ये तो बात हुई एशियाई बाजारों की, लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालें तो अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी थी। डाउ जोन्स में 400 अंकों की ज्यादा तेजी देखने को मिली, नैस्डैक में 2% की तेजी और S&P 500 भी करीब 1.25% ऊपर बंद हुआ। वजह थी अप्रैल नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े और वहां पर रोजगार के जो आंकड़े आए उससे एक कुछ पॉजिटिव संकेत मिले। अप्रैल नॉन फार्म रोल के आंकड़े अगर देखेंगे तो 1.75 लाख पर जो अनुमान था वो करीब 2.5 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, लेकिन उसके सामने अनुमान से कम ये आंकड़े आए हैं। वही बेरोजगारी दर 3.8% से बढ़कर 3.9% आई है मंथ और मंथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि लेबर मार्केट में नरमी आई है और इसको फेड और दुनिया भर के बाजार इस पर्टिकुलर आंकड़े को काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे। हमने आपको शुक्रवार को ये बता दिया था कि ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट होंगे ये देखने के लिए कि ब्याज दरों में आगे कटौती की संभावनाएं और कितनी रहती हैं। और इसका असर भी हमने देखा। अगर सीएमई फेड वॉच टूल देखेंगे जो कि सभी आंकड़ों को एनालाइज करता है, उनके मुताबिक सितंबर तक अब करीब 0.25% कटौती होने की संभावना है। अभी तक इस साल कोई कटौती होने की बात नहीं करी थी, लेकिन जिस तरीके से लेबर मार्केट थोड़े नरम हुए हैं, कूल ऑफ हुए हैं, उसके बाद अब माना जा रहा है कि इस साल कम से कम एक कटौती हो सकती है और अगली कटौती सितंबर में देखने को मिल सकती है। तो ये जो संभावनाएं फिर से उठी, उसके बाद हमने देखा कि 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो भी नीचे आए, 4.5% के नीचे आ चुके हैं। और इससे जो रेट सेंसिटिव मेगा कैप्स टेक शेयर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे स्टॉक्स 2 से 3% चले, इसलिए हमने नैस्डैक पे भी देखा कि करीब 2% की तेज़ी वहाँ पर भी थी। और अमेरिकी बाज़ारों में अगर बीते 2 महीने बात करेंगे, फरवरी मार्च देखेंगे तो सबसे अच्छा हफ्ता और सबसे अच्छा दिन रहा ये अमेरिकी बाज़ारों के लिए। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे की ये एनुअल मीट भी हुई थी, उसमें वॉरेन बफेट ने एप्पल में 13% हिस्सेदारी घटा दी है। उसके चलते एप्पल फोकस में रह सकता है क्योंकि ये शनिवार की रिपोर्ट्स आई हैं, तो आज एप्पल फोकस में रह सकता है वहाँ पे किस तरह का मोमेंटम आगे बनता है। उसके अलावा कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आएंगे, भाषण भी आएंगे इस इम्पॉर्टेंट आंकड़े के बाद, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि अब फेड ऑफिशियल्स का रुख आगे कैसा होता है। यूरोप के बाजार से भी संकेत अच्छे हैं। पिछले 3 महीने में अगर अन्य संकेतों पर नज़र डालें तो पिछले 3 महीने में कच्चे तेल में सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखने को मिली। कच्चा तेल पिछले हफ्ते 7% गिरा और सोना भी 1 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। बॉन्ड यील्ड्स भी नरम हुए हैं और डॉलर इंडेक्स भी सपाट है। और वजह यही थी कि लेबर मार्केट जिस तरीके से कूल ऑफ हुई है, थोड़े नरम आंकड़े आए हैं, उसी का इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल में और डॉलर और सोने की चाल पर भी देखा। कुल मिलाकर संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई 2392 करोड़ की। वहीं घरेलू निवेशकों की तरफ से इतने समय से जो हम बिकवाली देख रहे थे वहां पर थोड़ी कमी आई। हालांकि माफ कीजिएगा, घरेलू निवेशकों की तरफ से जो खरीदारी का आंकड़ा हम देख रहे थे थोड़े कम हुए हैं, ये आंकड़े ईज ऑफ हुए हैं और करीब 691 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईआईज करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 4419 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 4309 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस की तरफ से तो संकेत अच्छे नहीं हैं और डीआईआईएस की तरफ से भी जो हम इतने समय से अच्छी बाइंग देख रहे थे वो आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा नरम हुआ है।
तो इन सब आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार के दिन हमने जो भारतीय बाजारों का मोमेंटम देखा था और पिछले बीता जो पूरा हफ्ता था, जो हम देख रहे थे कि शुरुआत काफ़ी अच्छी होती, लेकिन बाजार बंद होते होते थोड़ा वॉलेटाइल सेशन हो जाता है भारतीय बाजारों के लिए। वैसा ही शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा 22,700 के पार निकला था निफ्टी, वहाँ का हाईज बनाया, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी थी। तो पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कि उतार चढ़ाव बना हुआ था। सेकेंड हाफ तक आते आते बाजार की चाल उलट ही हो जाती थी। तो ये तो शुक्रवार तक का डेटा हमने आपको बताया, लेकिन अब आज के हफ्ते की शुरुआत कैसे हो सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं, उनसे संपर्क हो चुका है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट को ना फ्राइडे को एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। ऑल्दो उस दिन गैप अप खुले थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ने थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई है। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऑफ अ लेवल है। एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम बाजार के अंदर आ जाएगी या दिख रही है, वो तो एज सच नहीं दिखता। मार्केट की क्लोजिंग 22,500 के नीचे रही है। आज वापस से हम गैप अप करने जा रहे हैं, निफ्टी ठीक है, तो फिर से वही 550 650 एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। 400 और 200 एक सपोर्ट एरिया, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। और आपको ये भी कहा था कि इंडिया विक्स तेजी से बढ़ रहा है, ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। और आज मैं फिर से बोलूंगा, इंडिया विक्स की बदौलत मार्केट के अंदर जोरदार मोमेंटम आएगा फिर से, और हो सकता है 550 650 की रेंज में पार हो जाए। बट फिलहाल अभी 550 650 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 400 एक सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे भी था और कुल मिला के प्रेशर यहाँ पे भी है, लेकिन इसने 49,000 का इंपॉर्टेंट एरिया को ब्रेक किया है। तो 48,800 का एक अहम सपोर्ट है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग है। वापस से 49,000 के ऊपर आते ही 200-250 पॉइंट की कवरिंग हो आएगी। 49,300 तक मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी आने के चांसेस हैं। कुल मिला के मार्केट का सेटअप एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक रूटीन एक्सरसाइज है, और इंडिया विक्स के बढ़ने से और इलेक्शंस के थर्ड फेज शुरू होने की जस्ट पहले मार्केट ने थोड़ा अपने आप को करेक्ट किया हुआ है। अदरवाइज वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस वाले भी आज क्योंकि सोमवार का दिन है, तो अपने हिसाब से धीरे धीरे करके पोजीशंस लें। और जैसे मैंने आपको रेंज बताई है, उसी रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रेड होती हुई दिखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार में ज़्यादा कुछ बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। ये जो रेंज आपको बताई है, इसी के बीच बाजार कारोबार करेगा और ऑप्शन ट्रेडर के लिए आज का भी दिन आप ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और मार्केट एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें। शुक्रवार पूजा जी। सबसे पहले मैं निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 16 दिनों का सेशन देखें तो इसने ब्रॉडर टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट पे डबल टॉप बनाया है। वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार पैटर्न है और डेली चार्ट पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो कि ये बताता है कि आने वाले समय में 22,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। इन 16 सेशंस में पिछले 4 सेशंस में निफ्टी ने कोशिश किया है कि 22,800 के लेवल को ब्रीच करे, बट उसे निफ्टी को असफलता ही प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 22,800 के लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं रहता है, तब तक रेंज बाउंड ही मूवमेंट रहेगा निफ्टी में, क्योंकि निचले स्तर पर 22,300 से लेकर 22,200 लेवल के पास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का जो बैंक विड्थ रहेगा वो 22,800 से लेकर 22,200 लेवल तक दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। जितना करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला था, उतना बैंक निफ्टी में नहीं मिला है, और अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर पे 48,300 से लेकर 48,400 पर इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और एक बार बैंक निफ्टी 49,700 के लेवल को क्रॉस करता है
में आने वाले समय में 50,500 तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल आने वाले समय में मुझे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलता रहेगा, भले ही हमें दोनों इंडेक्स में रेंज बाउंड ट्रेड मिले। तो आज के लिए जो मेरा पहला ट्रेड है वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम नजर डालेंगे तो वहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक बेस फॉर्मेशन भी है जो कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज सीपी में हमें बाय करके चलना चाहिए। जो हमारे लेवल्स रहेंगे गोदरेज सीपी में वो रहेंगे 1245 से लेकर 1250 के, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1320 का, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1215 का। दूसरा जो कॉल है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। ये स्टॉक काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट हम पिछले 8 से 10 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखें तो वहाँ पर हमें एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को बनाता हुआ भी नजर आ रहा है डेली चार्ट पे। हालांकि इसका जो ब्रेकआउट है वो आएगा 2475 के ऊपर, बट यहाँ से भी मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री में, तो इसलिए इसमें मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। और अगर हम इसकी डेली चार्ट पे नजर डालते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी नजर आ रहा है 20 और 50 डीएमए का, और ये स्टॉक अभी अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो हमें बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय करके चलना चाहिए 2435 से लेकर 2445 के लेवल पर। और जो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2600 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें मेंटेन करके रखना है 2360 का। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी समय देने के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर 1250 के लक्ष्य के लिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये दो ट्रेडिंग आइडियाज है जिस पर कि आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की, खबरों वाले शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे आए हैं। तो वो नतीजे कौन कौन से रहे बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफकोर्स कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में रहेगा। बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं। एनआई पैट ले लीजिए, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो आप कह सकते हैं एसेट क्वालिटी, वहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। तो वो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है, तो स्टॉक में अच्छी रिएक्शन आज देखने मिल सकती है। अब सीडीएसएल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। और पैट देखे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा ही हुआ है। और डिविडेंड भी कंपनी ने जो ऐलान किया, एक तो फाइनल डिविडेंड 19 रुपये प्रति शेयर का और एक स्पेशल डिविडेंड 3 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि 22 रुपये के डिविडेंड की टोटल ओवरऑल ऐलान हुई है। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे भी जो है आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी में एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। और स्टैंड अलोन पैट भी ऑलमोस्ट 34% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आरती ड्रग्स के भी नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। थोड़ी सी वाई बेसिस पे देखें तो कट आई है ज़रूर, पर सिक्वेंशली नंबर में स्ट्रेंथ आया है। और ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं कि उम्मीद से बेहतर नंबर्स आए हैं। ब्रिटानिया की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। मार्जिन में बीट ज़रूर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू पैट जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। रेवेन्यू यहाँ पे स्टेबल ग्रो किया है 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टाइटन की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, स्पेशली जो डाउनटिक देखने मिला वो ज्वेलरी सेगमेंट में देखने मिला। और यहाँ पे मार्जिन जो है वो घट गया है, वो 10% के अब नीचे आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो उसके कारण टाइटन के जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। IDBI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अनुमान से जो है कम नंबर्स ओवरऑल देखने मिले सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स में। तो आज जो है IDBI बैंक की जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। वही कंसाई नेरोलैक की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं ओवरऑल। और ऑफकोर्स तो मार्जिन्स में थोड़ी अपटिक ज़रूर आई है कॉस्ट सेविंग एफिशिएंसीज के लिए, लेकिन फिर भी जो नंबर्स आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से कम देखने मिले हैं। हालांकि जो कमेंट्री आई है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर अच्छी मानसून होती है तब पेंट इंडस्ट्री के लिए ये जो है एक अच्छी डिमांड देखने मिल सकती है। स्पेशली इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में भी जो है उनके ओवरऑल जो है डिमांड में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। तो ये सारे ओवरऑल अर्निंग्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे दिन के ट्रेड पे। ठीक है, तो आज दिन के ट्रेड में कुछ
बड़े नतीजे हमने आपको बताए। वैसे तो ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नंबर्स आए, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स थे जो हमने आपके सामने रखे। कोटक, CDSL, JNK बैंक, आरती ड्रग्स जैसी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। वही टाइटन के नतीजे कमज़ोर थे, तो उसका असर आज स्टॉक पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद बताइए, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बेस्ट एग्रो लाइफ पे फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनकी होली ओन आर्म को 2 लाइसेंस मिले हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड और रजिस्ट्रेशन कमेटी से। दूसरा स्टॉक रहेगा DCM श्रीराम। यहाँ पे भी नंबर्स बहुत पॉजिटिव आए, स्पेशली जो कॉस्टिक सोडा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है वो भरूच में कर रहे हैं, और ये जो है देश का सबसे सिंगल लार्जेस्ट कॉस्टिक सोडा प्लांट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी न्यूज़ फ्लो है DCM श्रीराम को लेके। एम्बर एंटरप्राइज में भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आई है रेसोजेट की, जहाँ पे लगभग 35 करोड़ वो जो है इन्वेस्ट करेंगे इनके JV में। सन फार्मा के लिए भी जो है थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अब वो मोरक्कन मार्केट्स में घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कंपनी उन्होंने एक्वायर किया है जिसका नाम है वलस्टार SA। लगभग $29 मिलियन का जो है अपफ्रंट पेमेंट होगा और $2 मिलियन बाद में आएगा। तो लगभग आप कह सकते हैं $31 मिलियन का एक बाइंग देखने मिल रहा है, ताकि वो मोरक्को के मार्केट में जाए और बाकी अन्य अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड करें। फोर्स मोटर्स की नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। जो मंथली अपडेट आया है वहाँ देखें तो लगभग 44% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वही टाटा पावर की बात करें तो जो उनकी आर्म है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे उन्होंने PPA साइन किया SGVN के साथ, तो वो भी बड़ा अमाउंट है, 460 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और आखिर में मैं बात करूँगा सैटर्न क्रेडिट केयर का। यहाँ पे अगर बात करें तो 8 मई को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे वो फंड रेज जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स आज के लिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। एक और नतीजा है, NSE के भी अर्निंग्स आए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे। आय में करीब 46% की ग्रोथ, मुनाफा 26% बढ़ा है कंपनी का, तो इस पर भी आज नजर रखिए। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़े हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो जैसे हमें पता है कि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, और इसके दौरान अगर हम निफ्टी 50 कंपनीज़ की कई बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसके रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव थी, और इसी के बेसिस पे अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो इन्वेस्टेक ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2300 रुपीज़ का रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे RBI का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पे 2 to 3% रहेगा ओवरऑल PBT लेवल पे। और इसी के अलावा अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है अभी फिलहाल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक। इसी के अलावा बात करते हैं JP मॉर्गन की, जिन्होंने अपग्रेड किया है रेटिंग ओवरवेट रेटिंग पे, और टारगेट प्राइस रखा है 2070 रुपीज़ का, क्योंकि उनका भी मानना यह है कहीं पे कि आगे जाके बैंक में 16% CAGR का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। नोमुरा ने भी कहीं पे ये जो रेटिंग है वो अपग्रेड किया है बाय पे, और टारगेट प्राइस कट किया है 2000 रुपीज़ के, जो कि पहले 2040 रुपीज़ के था। और इसी के अलावा कुछ और ब्रोकरेज की बात करें तो जैसे एक मिक्स व्यू भी हमारे पास आ चुका है। IIFL की बात करें तो IIFL ने रिड्यूस रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1690 रुपीज़ का रखा है, और नुवामा ने जो है रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1530 रुपीज़ का रखा है। अगली बात करते हैं ब्रिटानिया की, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, और अगर हम JP मॉर्गन का माने तो उन्होंने कहीं पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5260 रुपीज़ का रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे सबड्यूड ग्रोथ हमें रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिला था Q4 में, बट आगे जाके कहीं पे मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट एक की पॉजिटिव रह सकता है कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं टाइटन के, जिसके नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि थोड़े वीक थे, और अगर हम ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो कहीं पे टारगेट प्राइस में कट देखने को मिला है। तो जैसे नुवामा ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग होल्ड पे, और टारगेट प्राइस भी कट किया है 3867 पे, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके मार्जिन में एक सॉफ्टनेस देखने को मिला उनको ज्वेलरी में, जिसकी वजह से और इसी के अलावा कॉम्पिटिशन में भी एक इंक्रीज देखने को मिला ज्वेलरी सेगमेंट में ही। इसी के बाद अगर बात करें JP मॉर्गन की, तो उन्होंने भी ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 3850 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके ये जो हाई वैल्यूड स्टडीड जो है वो काफ़ी फोकस में रहेगा, और इसी के वजह से कहीं पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 4770 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले थे। उसके अलावा अगर हम टाटा टेक की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक मिक्स्ड सेट ऑफ जो व्यू है हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने टाटा टेक पे
बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1250 रुपीज़ का दिया है, जबकि JP मॉर्गन ने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 800 रुपीज़ का दिया है। और आखिर में बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, जहाँ पे JP मॉर्गन ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग ओवरवेट पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 5400 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 3555 रुपीज़ का था, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए वो एक अच्छे लेवल पे है। तो इसी मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स के ऊपर और जो ब्रोकरेजेस का व्यू है उसके बेसिस पे इन सब कंपनीज़ पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, और यहाँ पर भी एक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लेबर मार्केट से रिपोर्ट आई है वो थोड़ी सुस्त आई है यूएस की तरफ से। उसका असर हमने सोने चांदी की चाल पर भी देखा और क्रूड में भी देखा। एक बार समझ लेते हैं कि आज रणनीति क्या बनाए वहाँ पर, और हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए आपका। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करें? कमोडिटी मार्केट में जो लास्ट वीक में हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा, उससे थोड़ा रिवर्सल ट्रेड आज बुलियन में हो सकता है। पर्टिकुलर जो हमास एंड इजराइल के बिटवीन जो वार्तालाप चल रही थी, इसमें कुछ निकल के नहीं आया और सीज फायर के लिए कुछ बात नहीं हुई, तो लग रहा है कि आज गोल्ड एंड सिल्वर सेफ हेवन बाइंग का सपोर्ट वहां पे देखने को मिलेगा। सिल्वर प्रेफरेबल कमोडिटी रहेगी, सिल्वर बाय करें आप। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 82,000 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 81,700 रहेगा। 80,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। कोई मेटल्स लगातार फोकस में बना हुआ है। वैसे देखें तो चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस डेटा है वो थोड़े उम्मीद को सरपास कर रहे हैं, उम्मीद को मैच कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आज मेटल्स में भी रिकवरी करे हो सकता है। हालांकि रिकवरी थोड़ी टैपिड होगी क्योंकि आज लंदन मेटल एक्सचेंज क्लोज है छुट्टी की वजह से, तो आई थिंक वहाँ पे कॉपर एक अच्छा बाइंग में रह सकता है। 865 के टारगेट के लिए कॉपर बाय करें 845 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 865 का टारगेट रहेगा, कॉपर में स्टॉप लॉस होगा 845 का। ज़्यादा कुछ एक्शन वैसे नहीं दिखाई देगा, और इस बीच चीन से भी डेटा आ रहा है तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें भी आप कॉपर में तेज़ी करके चल सकते हैं और सिल्वर में भी खरीदारी करने की सलाह। चलिए हमारे साथ, नमस्कार।